गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत पिछले वीडियोस में मॉडल्स के विषय में हमने अध्ययन किया। 3 वीडियो में आपको मॉडल 3-3, 4-4 के क्रम में अलग अलग पढ़ने को मिलेंगे ताकि आपको व्यवस्थित समझ में आ सके कि शैल का प्रयोग, शुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनका हम कहाँ कहाँ कैसे यूज करेंगे, इस संदर्भ में मैंने सेपरेट वीडियो आपको 2-2, 4-4 के अलग अलग करके दिए हैं। हालांकि आज जब मैं जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने, इसके विषय में मैंने पहले भी बता दिया है कि जेरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होते हैं और पार्टिसिपल क्या होते हैं। फिर भी मुझको ऐसा लगा कि नहीं, एक बार रिमाइंड के तौर पर कुछ उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से पुनः आपके सामने इन बातों को मैं रखूं, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी टॉपिक है आपका। यदि हम जेरंड के विषय में नहीं जानते, इन्फिनिटिव के विषय में नहीं जानते, पार्टिसिपल के विषय में नहीं जानते, वर्ब के माने जो टाइप्स हैं उसके विषय में नहीं जानते, मॉडल्स का यूज नहीं जानते, तो व्याकरण खंड हमारा हमेशा अधूरा का अधूरा ही रहेगा। तो मुझको ऐसा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है जेरंड और इन्फिनिटिव की एक सीरीज। ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 वीडियो में, 2-3 या अधिकतम 4 वीडियो में मैं आपको जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल की जानकारी भरपूर इसमें देने वाला हूँ मैं। तो चलिए, जेरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, इसके विषय में हम कुछ जानते हैं। तो मैं प्रारंभिक कुछ जानकारी आपको बता दूं बच्चों कि जेरंड GERUND है ना। जेरंड जो होता है आपका, ये नाउन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक चीज ये भी बता दूं कि जेरंड जो है वो क्रिया में ING लगने से बनता है, ये आप पहली बात। लेकिन इसमें दुविधा वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया में, वर्ब में ING तो पार्टिसिपल में भी लगता है। अब वो कौन सा पार्टिसिपल होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, मतलब जिसको हम क्रिया की चौथी अवस्था कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है बच्चों, वो हम कंटिन्यूअस के सेंटेंसेज में करते हैं। अब आप जाइए थोड़ा सा एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, एक्टिव वॉइस में घुसिए और एक्टिव वॉइस में जो 12 टेंस आपको बताए गए थे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहले आप ध्यान करिए। जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। उसको बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज MR प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर जो रीडिंग है, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, समझ में आई बात ना। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने वाक्य आपके सामने अभी 2 रखे, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें जो रीडिंग आपका आया है, जो गोइंग आपका आया है, वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो जेरंड नहीं है आपका। तो अब मैं आपको बताऊं कि जेरंड होता क्या है। तो जेरंड बच्चों होता है नाउन के रूप में प्रयोग होता है, संज्ञा के, क्रियार्थक संज्ञा है वो, क्रियार्थक संज्ञा। अब ध्यान रखेंगे आप इसको क्रियार्थक संज्ञा क्यों कहते हैं? क्योंकि बनती क्रिया से है, वर्ब से इसका उत्पादन होता है, इसका प्रोडक्शन वर्ब से होता है, इसलिए क्रियार्थक। और किस रूप में होता है? संज्ञा के रूप में। अब संज्ञा नाउन आपकी सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है, दोनों रूपों में हो सकती है। तो जेरंड का जो माने प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है, या यूं कहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब से होता है, वर्ब से ही इसका उत्पादन होता है, वर्ब से ही उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको क्रियार्थक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्रियार्थक संज्ञा जेरंड, क्रिया में ING। तो मैं इसलिए बताया क्योंकि अभी जो वाक्य मैंने रखा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, इसमें ये गोइंग आपका जेरंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जब पार्टिसिपल की बात मैं करूंगा, अभी तो जेरंड मैंने प्रारंभ किया है, जेरंड के बाद इन्फिनिटिव आपको बताऊंगा, और जेरंड इन्फिनिटिव एक साथ भी चलते जाएंगे आपके।
पार्टिसिपल का अलग आपका चैप्टर होगा, क्योंकि पार्टिसिपल में कई पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना। तो ये उसका अलग ही आपका वीडियो रहेगा। तो जेरंड के विषय में मैंने आपको बताया कि जेरंड को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, चूंकि वर्ब से ही ये बनती है और आईएनजी जुड़ने से बनती है, लेकिन संज्ञा के रूप में कार्य करती है। वो शब्द संज्ञा के रूप में कार्य करता है, अब वो नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में हो। सब्जेक्टिव पार्ट में होगा तो नाउन के बने सब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब कर्ता वाले भाग में होगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, कर्म वाले भाग में होगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम पढ़ना सीखें या इसका अध्ययन करें, तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। इनको देखिएगा ध्यान से। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। ठीक, मतलब आई इंजॉय रीडिंग बुक्स माने पुस्तकों को पढ़ने में मुझे आनंद। आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूं रीडिंग बुक्स, पुस्तकों को पढ़ने से या पढ़ करके मैं आनंद प्राप्त करता हूं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। ठीक है, माने आई इंजॉय, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, आप जान गए। आप आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, पुस्तकों को पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है। ये रीडिंग जो आपका यहां पर है, देख लीजिए, यहां पर ध्यान से देख लेंगे, यही है जेरंड। पकड़ लीजिए इसको आप पकड़ लीजिए और देख लीजिए कि ये जेरंड है या नहीं है। ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाक्य उसी के नीचे मैंने लिखा है आई इंजॉय टू रीड बुक्स। यहां पर क्या किया मैंने, इन्फिनिटिव के रूप में बना दिया। मतलब इन्फिनिटिव कैसे बनते हैं, मेन वर्ब के पहले टू लगा करके भी इन्फिनिटिव बनता है और विदाउट टू भी होता है, लेकिन यहां पर टू रीड मैंने कर दिया, जो सेंस में पूरा वाक्य आपका गलत होगा। पूरा वाक्य आपका गलत है। ये आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, ये तो बिल्कुल राइट है आपका वाक्य। आई इंजॉय टू रीड बुक्स, ये आपका गलत है। मतलब इस सेंस में आई इंजॉय रीडिंग बुक्स है ना, हम इन्फिनिटिव के रूप में इसको नहीं बना सकते। इन्फिनिटिव के रूप में इसको हम नहीं बना पाएंगे, गलत है वो, ग्रामेटिकल दृष्टि से वो गलत है। दूसरा देखिए, आई वांट गोइंग। आई वांट गोइंग मतलब क्या हुआ, क्या अर्थ निकला इसको, मैं चाहता हूं गोइंग, क्या मतलब निकला, कोई अर्थ नहीं निकला, गलत है वाक्य आपका। तो क्या बनेगा, आई वांट टू गो, मतलब ये जेरंड के रूप में नहीं बनने वाला है आपका। आप सब्जेक्टिव पार्ट में रखिए चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में रखिए, लेकिन यहां पर नहीं बना। आई वांट गोइंग, बिल्कुल गलत। आई वांट गोइंग ये वाक्य आपका जेरंड के रूप में जो हमने बनाने का प्रयास किया है वो गलत है। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वांट माने चाहना, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। तो यहां पर ये इन्फिनिटिव रूप है आपका। टू के साथ जो आपका वर्ब के साथ जो टू लगती है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। तीसरे में देखिए, आई लव प्लेइंग मतलब क्या हुआ, मैं खेलना पसंद करता हूं या मैं खेलना को प्यार करता हूं, लेकिन लव माने प्यार करना और पसंद करना दोनों चीजें आपका। आई लव प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। तो यहां पर ये जो प्लेइंग है ये एज ए जेरंड के रूप में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, ध्यान रखेंगे। आई सब्जेक्टिव पार्ट ये है आपका, आई लव मैं पसंद करता हूं, प्लेइंग खेलना, ये है क्रियार्थक संज्ञा आपकी। तो यहां पर आई लव प्लेइंग मतलब मैं खेलना पसंद करता हूं, राइट। आई लव टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं, दोनों का सेंस वही है। मतलब कहने का ये, आई लव प्लेइंग, आई लव टू प्ले, बोथ आर राइट। मतलब चाहे आप जेरंड के रूप में बनाइए क्रिया में आईएनजी लगा करके, और चाहे क्रिया के पहले टू लगा दीजिए, मतलब इन्फिनिटिव का रूप उसको दे दीजिए, लेकिन दोनों वाक्य आपके सही होंगे। आई लव प्लेइंग और आई लव टू प्ले दोनों आपके सही हैं, दोनों करेक्ट हैं। क्लियर। चलिए चौथा नंबर देखिए, आई स्टॉप्ड टू से ही टू यू। अब यहां पर देखिए, आई स्टॉप्ड टू से मतलब क्या हुआ है ना, आई स्टॉप्ड मैंने बंद कर दिया, रुक गया मैं। आई स्टॉप्ड टू से ही टू यू, मैंने तुमको या आपको हाय कहना मैंने बंद कर दिया। ठीक,
ये हो गया एक आपका। फिर नीचे देखिए, ये तो इन्फिनिटिव वाला हो गया, टू से वाला हो गया। अब नीचे जेरंड वाला है, देखिए सेंस वही है आपका। आई स्टॉप्ड सेइंग हाय टू यू, मैंने आपको हाय कहना बंद कर दिया। तो इसमें अंतर क्या, इसमें क्या अंतर आया, इसमें आपके दोनों का वही है। टू से लगाएंगे तो भी वही निकलेगा, और सेइंग लगाएंगे जेरंड के रूप में रखेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। मतलब दोनों वाक्य आपके ये भी सही हैं। लेकिन ये जो आई वांट गोइंग, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। आई वांट गोइंग ये गलत है, ठीक ना। ये आपका मैंने ये जो गोइंग के अर्थ में, मतलब वांट गोइंग गलत, वांट टू गो मैं जाना चाहता हूं, ठीक। आई वांट टू ईट मैं खाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू रीड, आई वांट रीडिंग गलत। और उदाहरण देख लीजिए नीचे, उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या यहां पर जो प्लेइंग आपका ये वर्ड आया है क्रिया में आईएनजी वाला, तो क्या ये एज ए जेरंड प्रेजेंट हुआ है? यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यहां पर ये आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, जेरंड नहीं है आपका। दूसरे में देखिए, ही इज रीडिंग बुक्स, वो पुस्तकें पढ़ रहा है, ये भी नहीं है। माई फ्रेंड वाज स्पीकिंग विद कस्टमर्स, मेरा मित्र जो है कस्टमर से बात कर रहा था, उसके जो कस्टमर आए हुए थे है ना, उनसे वो बात कर रहा था। इसमें स्पीकिंग ये भी जेरंड नहीं है। नंबर चौथा देखिए, आई एम मेकिंग वीडियोज, मैं वीडियो बना रहा हूं। आई एम मेकिंग मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर भी देखिए, मेकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और प्लेइंग, ये चार वाक्य मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के यहां पर आपके सामने समझने के लिए केवल कि हर वो क्रिया का रूप जिसमें आईएनजी जुड़ जाए वो जेरंड नहीं होता। आपके दिमाग में इस बात को रखने के लिए कि हर क्रिया का वो रूप आईएनजी जुड़ने से जेरंड नहीं बनता, ठीक है। तो ये चारों की चारों आपके पार्टिसिपल के रूप हैं, आपके जो मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ने से चौथा रूप क्रिया का, जिसको आप कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का चौथा रूप आईएनजी जुड़कर जो बनता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। उसके विषय में बाद में बात करेंगे। चलिए पांचवा, फिफ्थ नंबर देखिए। फिफ्थ नंबर क्या है आपका? प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए यहां पर बहुत सुंदर वाक्य, प्लेइंग फुटबॉल, ये जो प्ले में आईएनजी आपका जुड़ गया, ये जेरंड है बच्चों। इसको जेरंड बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा, जिसका अर्थ क्या होगा? फुटबॉल खेलना। फुटबॉल को प्लेइंग खेलना, यहां पर खेलना ये संज्ञा है, सब्जेक्टिव पार्ट में है, संज्ञा के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में उपस्थित हुआ है। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, इज है गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फुटबॉल खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखिए एक और चीज देखेंगे, इसको आप इन्फिनिटिव में भी बना सकते हैं। ये देखिए नीचे मैंने लिखा है, प्लेइंग की जगह आप टू प्ले कर दीजिए, तो टू प्ले फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी सही है आपका। दूसरा देखिए, रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, मतलब पुस्तकों को पढ़ना अच्छी आदत है। तो रीडिंग माने पढ़ना, ये जेरंड है। नीचे टू रीड करके भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में भी बना सकते हैं इस वाक्य को। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं, इसको हम माने ये तो जेरंड रूप हुआ। लेकिन यहाँ आई लाइक प्लेइंग, ये आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, कर्म के रूप में, मतलब संज्ञा जो है, जो आपका जेरंड होता है वो नाउन के रूप में उपस्थित होता है। अब वो चाहे कर्ता के रूप में आ जाए या तो कर्म के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, यहाँ पर टू प्ले करके भी आप वाक्य बना सकते हैं, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक क्रिया का वह रूप जो आईएनजी जुड़ने से बनता है जेरंड नहीं कहलाता। जेरंड के लिए सब्जेक्टिव पार्ट या ऑब्जेक्टिव पार्ट में नाउन के रूप में उपस्थित होना चाहिए। क्यों? अब वो सब्जेक्टिव पार्ट में होगा
तो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन जेरंड तभी जब इस प्रकार की सिचुएशन होगी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, आपने कहा कि गोइंग में जेरंड है, नहीं है, मैं विद्यालय जा रहा हूं, ये तो क्रिया की स्थिति बताई जा रही है, कंटिन्यूअस की बात आप कर रहे हैं। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा मैं खेलना पसंद करता हूं, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं। यहां पर प्लेइंग जो है ये खेलना है, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है। इसको हम टू प्ले करके भी यदि बनाएं तो वाक्य हमारा गलत नहीं होगा। बात आपको शायद मेरी समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ रूल मैं आपको बता रहा हूं कि जेरंड का प्रयोग हम कहां करें, इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कहां करें। तो रूल नंबर 1, यूज इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स का यूज वहां करें आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब डायरेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सीधे से मतलब जिसका सीधा संबंध हो कर्ता से वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप में हो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसका, सब्जेक्ट का। तो इन्फिनिटिव का यूज हम कहां करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, रिफरिंग टू अ नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में रिफर हुए हैं, जिनका संदर्भ नाउन या प्रोनाउन के रूप में हुआ है, तो हम इन्फिनिटिव का प्रयोग इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कर्मों के आफ्टर माने बाद में क्या करते हैं। और दूसरा नियम, जेरंड का प्रयोग कहां करते हैं, तो यूज जेरंड, जेरंड्स आफ्टर प्रेपोजिशन, माने जो प्रेपोजिशन आपके होते हैं, संबंध सूचक आपके शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, उनके बाद आप जेरंड का प्रयोग करिए। मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन को रिफर करें, उनके बाद आप माने आप इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, और जेरंड का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के बाद में। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, पहला नंबर, ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी टू हर्ट मी। ही थ्रू, थ्रो, थ्रोन, थ्रो वर्ब है, थ्रो माने फेंकना, ही थ्रू पास्ट इंडेफिनिट, उसने फेंका, अ स्टोन एक पत्थर, ऑन मी मेरे ऊपर, टू हर्ट मी मुझको चोटिल करने के लिए, उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए क्या, पत्थर फेंका। उसने मेरी ओर मेरे ऊपर या मेरी ओर मुझे चोट पहुंचाने के लिए एक पत्थर फेंका। ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी टू हर्ट मी। यहां पर देख लीजिए, टू हर्ट, ये आपका जो है टू हर्ट, ये क्या है, इन्फिनिटिव है। इसको आप इस रूप में भी बना सकते हैं, मतलब किस रूप में, जेरंड के रूप में, लेकिन फार का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, ही थ्रू अ स्टोन, ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी फॉर हर्टिंग मी, मतलब मुझे चोटिल करने के लिए, मुझे घायल करने के लिए उसने मेरी तरफ पत्थर फेंका। या तो फॉर हर्टिंग भी कर सकते हैं, या तो इन्फिनिटिव के रूप में टू हर्ट मी, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे देखिए, दे फोर्स्ड राहुल टू विन द मैच, उन्होंने मैच जीतने के लिए राहुल को फोर्स किया। फोर्स करना मतलब दबाव डाला। दे फोर्स्ड, है ना, राहुल टू विन, ये इन्फिनिटिव रूप है आपका। दे फोर्स्ड राहुल टू विन द मैच, उन्होंने राहुल को मैच जीतने के लिए दबाव डाला। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दे फोर्स राहुल फॉर विनिंग द मैच, फॉर विनिंग द मैच, ऐसा भी बना सकते हैं। पायल रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टेक रिस्क, पायल ने उससे रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, क्या, नॉट टू टेक रिस्क, मतलब रिस्क न लेने के लिए। ठीक, आप रिस्क मत लीजिए, है ना, रिस्क माने खतरा, खतरा न लेने के लिए, है ना, पायल ने उससे आग्रह किया, निवेदन किया। यहाँ पर टू टेक जो आपका है, ये देख रहे हैं आप, ये इन्फिनिटिव है आपका। आगे देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य देख लीजिए, डिड यू सजेस्ट, क्या आपने उसको सजेस्ट किया, उसको टू गो होम, घर जाने के लिए, क्या आपने उसको घर जाने के लिए सजेस्ट किया। ठीक, डिड यू सजेस्ट हिम, अब चूंकि ये
पास्ट इंडेफिनिट का माने क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू सजेस्ट हिम, क्या आपने उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया। टू गो जाने के लिए, क्या, होम, घर जाने के लिए आपने उसको सजेस्ट किया। तो यहां पर देखिए टू गो का प्रयोग हो गया आपका। ठीक, तो ये तो आपकी यहां तक हुई आपकी किसकी बात हमने की, इन्फिनेटिव की बात हमने की है। यूज इन्फिनेटिव्स आफ्टर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इन 4 वाक्यों में क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही थ्रू अ स्टोन, है ना, ही थ्रू उसने फेंका, अ स्टोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑन मी मुझ पर, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और जेरंड का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के बाद। तो अब चलिए 5वें नंबर में देखिए, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। ये देखिए आई मेट हिम आफ्टर, ये प्रीपोजिशन नहीं है आपका, आफ्टर माने बाद में। आई मेट हिम आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, मतलब क्या हुआ, कार्यालय से, ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद मैं उससे मिला। यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जेरंड का प्रयोग करेंगे। यूज जेरंड्स आफ्टर प्रीपोजिशंस। तो यहां पर जो आपका आई मेट हिम आफ्टर कमिंग, ये है आपका जेरंड। आफ्टर के बाद जो कमिंग आपका लिखा हुआ है ये जेरंड है आपका ये। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। 6 नंबर में देखिए, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, अबाउट बारे में, ये भी प्रेपोजिशन है। मीटिंग यू, तुमसे मिलने की, मीटिंग माने मिलने की, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में है आपका ये क्या, एज ए जेरंड। मीट माने मिलना, अब मीट में आईएनजी जोड़ दिए तो क्या बन गया, मीटिंग बन गया। आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की सोच रहा हूं। रूल नंबर 3, व्हिच वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरंड्स इन्फिनेटिव्स, मतलब वो कौन सी क्रियाएं हैं जो कि जेरंड या इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो की जाती हैं, अनुसरण की जाती हैं। तो इसमें 1-2 लिखने का मैंने प्रयास किया है। ओनली जेरंड, केवल जेरंड क्रियार्थक संज्ञा के लिए। जैसे एक वर्ब है आपका एंजॉय, एंजॉय माने क्या होता है, आनंद प्राप्त करना, एंजॉय माने आनंद प्राप्त करना। एस्केप माने बचाना, अपने आप को बचाना, ये जेरंड के रूप में। ये दो आपकी फेमस वर्ब में है, एंजॉय और एस्केप, जो कि हमेशा जेरंड को फॉलो करती हैं। दूसरा है ओनली इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में जैसे डिसाइड, निश्चय करना, निश्चित करना, और प्रॉमिस माने वादा करना। ठीक, ये वर्ब है जो इन्फिनेटिव को फॉलो करती हैं। आइदर ऑफ द टू वर्ब्स, मतलब इन 2 वर्बें यहां पर दी गई हैं जिनमें से या तो या, लेकिन इसमें जो आपका आइदर ऑफ द टू, नो सेंस चेंज, मतलब आप बदल दीजिए, ठीक है, लेकिन क्या होगा उसमें, चाहे इन्फिनेटिव में डालिए और चाहे आप जेरंड में डालिए, लेकिन इनके सेंसों में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तो वो वर्ब है आपकी लव और कंटिन्यू। लव यानी प्यार करना, पसंद करना भी होता है, और कंटिन्यू माने जारी रखना। अब यहां पर नीचे है आइदर ऑफ द टू, सेंस चेंज, इनमें सेंस चेंज हो जाएगा। कौन सी वर्ब है, स्टॉप रुकना, रिमेंबर याद करना, इनमें सेंस चेंज हो जाएगा आपका। यदि इनमें आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे स्टॉप में और रिमेंबर में तो अलग सेंस देगा, ठीक, और यदि आपने जेरंड के रूप में प्रयोग किया तो अलग अर्थ देगा। उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, आई एंजॉय स्विमिंग, मतलब क्या हुआ, आई एंजॉय, है ना, स्विमिंग मतलब मैं तैरने का आनंद लेता हूं। आई एंजॉय आनंद प्राप्त करता हूं, स्विमिंग मैं तैरने का आनंद प्राप्त करता हूं। ये है जेरंड के रूप में आपका आई एंजॉय स्विमिंग। दूसरा देखिए, आई एस्केप्ड फॉलिंग, मैंने अपने आप को फॉलिंग मतलब गिरने से बचाया। लीजिए, आई एस्केप्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एस्केप, एस्केप मैंने बचाया, बचाना, एस्केप्ड मैंने बचाया। आई एस्केप्ड मैंने बचाया किसको, अपने आप को, फॉलिंग गिरने से। ठीक है, तो यहां भी जेरंड के रूप में है। आगे देखिए 3rd नंबर, ही डिसाइडेड टू गो होम, उसने घर जाने का निश्चय किया। तो यहां पर इन्फिनेटिव आ गया आपका, ही डिसाइडेड टू गो होम, ही डिसाइडेड टू गो होम। ठीक है, यह इन्फिनेटिव के रूप में हो गया। नंबर 4 देखिए, दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया, क्या किया, टू रीच अर्ली, जल्दी पहुंचने का। यह भी इन्फिनेटिव के रूप में है, टू रीच आप देख रहे हैं, है ना। इसके बाद फिर
5 नंबर में देखिए, ही लव्स प्लेइंग, मतलब वह खेलना पसंद करता है, और इसमें आप दोनों कर सकते हैं, टू प्ले भी कर सकते हैं। ही लव्स प्लेइंग या ही लव्स टू प्ले, ही लव्स प्लेइंग या ही लव्स टू प्ले। नंबर 6, राहुल कंटिन्यूड टू वर्क या वर्किंग, मतलब राहुल ने अपना काम जारी रखा, तो उसमें टू वर्क करेंगे तो भी वही है, और वर्किंग करेंगे तो भी वही है आपका। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, जो सेंस में परिवर्तन आपका होता है उसको देखिए, इनमें कोई सेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ही लव्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है। ही लव्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करता है। राहुल कंटिन्यूड टू वर्क, राहुल ने काम जारी रखा, और राहुल कंटिन्यूड वर्किंग, तो भी वही है कि राहुल ने काम जारी रखा। लेकिन अब स्टॉप और रिमेंबर, ये दो ऐसी वर्ब हैं जिनमें सेंस परिवर्तन होगा। जैसे आई स्टॉप टू से हाय टू यू, मैं आपको हाय करने के लिए स्टॉप्ड, रुका। आई स्टॉप्ड सेइंग हाय टू यू, और मैंने आपको हाय कहना बंद कर दिया। ये दोनों में बदल गया आपका, मतलब मैं आपको हाय करने के लिए रुका, ये सेंस है एक का, और दूसरे का सेंस ये है कि मैंने आपको हाय करना बंद कर दिया। आई रिमेंबर्ड टू कॉल यू, मैंने आपको कॉल करने का याद किया। ठीक, आई रिमेंबर्ड टू कॉल यू, मतलब मैंने आपको कॉल करने का ध्यान किया। और आई रिमेंबर्ड कॉलिंग यू, ठीक, और मैंने तुमको कब कॉल किया था उसका मैंने रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। कभी यदि मैंने आपको कॉल की होगी, आपसे किसी संदर्भ में बात की होगी, तो उसका मैं याद करूंगा, अपनी मेमोरी में उसको पुनः लाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर ये रिमेंबर और स्टॉप दो ऐसी वर्ब हैं, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है आइदर ऑफ द टू सेंस चेंज, इनमें सेंस चेंज होगा, जैसे स्टॉप और रिमेंबर में सेंस चेंज होता है। लेकिन यहां पर लव और कंटिन्यू में किसी प्रकार का कोई सेंस चेंज नहीं होगा। तो अभी तक जो बातें मैंने बताई वो केवल आपको जेरंड और इन्फिनिटिव के विषय में मैंने बताई हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन को रिफर करता है उसके बाद करते हैं, और जेरंड का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ वर्ब्स का नेचर भी बताया गया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन पे इन्फिनिटिव का प्रयोग करें तो भी सही माना जाएगा, और जेरंड का प्रयोग करें तो भी सही माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें जो मैंने बताई है ना, अपनी समझ से प्रयास मैंने किया कि जेरंड और इन्फिनिटिव के बारे में आपकी अवधारणा क्लियर हो जाए। तो जेरंड के बारे में पहले मैंने बता दिया आपको कि प्रत्येक क्रिया में आईएनजी वाला जो रूप होता है या शब्द आपका होता है वो जेरंड नहीं होता, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, और वो भी कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में होता है। और लेकिन जेरंड के रूप में वही होगा जो क्या क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कार्य करेगा। अब वो सब्जेक्ट के रूप में करता है या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वो तो वाक्य से पता चलता है कि सब्जेक्टिव पार्ट में है तो एज ए सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है तो एज ए ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये बातें मैंने आपके सामने रखी जेरंड और इन्फिनिटिव के विषय में। अब कुछ बातें इसमें बची हुई हैं जो बोर्ड में नहीं आ पाई हैं। मैं आपको उन वर्ब्स के नाम बताऊंगा लिख करके जो जेरंड को फॉलो करती हैं, जो इन्फिनिटिव को फॉलो करती हैं। उन वर्ब्स के नाम भी आपको मैं 10, 20, 30 ऐसा कुछ मैं आपको दूंगा, मैं उनको आप नोट डाउन कर लेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से जेरंड और इन्फिनिटिव की जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद फिर पार्टिसिपल आपके बचेंगे। तो पार्टिसिपल तो आप जानते हैं कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों पार्टिसिपल के विषय में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो भी 2-3 वीडियो में 2 वीडियो में हो जाएगा, तो ठीक है, नहीं 3 वीडियो कर देंगे, है ना। तो वो आपको जानकारी मैं अगले वीडियोज में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।